चलिए दोस्तों, ठीक ठाक है ना आप लोग। आज आराम से रहिए, आराम से रहिए। आज थोड़ी सी अव्यवस्था फैली हुई है, ठीक है। कल सबसे पहले आज ही अव्यवस्था क्यों फैली है उसके कारणों की चर्चा कर लेंगे। रोशन सर पीछे में ही होंगे शायद, क्लास की व्यवस्था खुद बना रहे थे, तो हम खुद नहीं चाहते कि अव्यवस्था फैले, क्योंकि आदमी सही से बैठेगा नहीं तो पढ़ेगा क्या। क्या तो पढ़ना तो ज़रूरी है ही, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी बैठना है। अब बैठिएगा तो पढ़िएगा। घर पर भी आप खड़ा रहकर तो नहीं पढ़ते हैं, बैठ कर ही पढ़ते हैं। तो कल से पूरी कोशिश रहेगी किसी भी तरह की अव्यवस्था ना फैले। तो आज के लिए हम माफ़ी चाहते हैं। और पता चल ही गया है कि पढ़ना क्या है, बायोलॉजी पढ़ना है। और बायोलॉजी में एक नोट्स आपको मिल गया होगा, नहीं मिलेगा तो मिल जाएगा। और नहीं मिलने का अगर फिर भी दिक्कत है तो जिनके पास नोट नहीं है उसके पास मोबाइल है, क्या पिक्चर क्लिक कर लीजिएगा नोट का, घर पर लिख भी सकते हैं आप। तो ये बात देख लीजिए, नहीं तो नोट नहीं है, नोट नहीं है, मारे मारे फिर रहे हैं। अब मोबाइल 10,000 का रखे हुए, तो उसका पूरा तरह से प्राइम टेक्नोलॉजी का उपयोग करिएगा, फोटो खींच लीजिएगा आप लोग। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि बैच भी दरोगा का है, यानी सब दरोगे की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, और सिलेबस क्या है आपको बता ही दिए रोशन सर, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ एक है हम आपको बता दे रहे हैं कि इस उम्र में आप पढ़ने के अलावा कुछ भी और किए तो दरोगा हाथ से निकल जाएगा। बात को समझे कि नहीं समझे। कट ऑफ जितना ऊपर जा रहा है कि समय का मांग है कि हर समय आप पढ़ने में सदुपयोग कीजिए। क्या हुआ? अरे यार इतना महंगा माइक है, पेंट में लगा के चलेंगे तब आवाज पकड़ेगा। माइक को मुंह में लेके तब बोले। अच्छा, आवाज बढ़ाओ, आवाज बढ़ा दो थोड़ा। आए तब हम जितना देर से तुम काम नहीं करो उतने से हम पढ़ा रहे हैं माइक में लगा के। करा माइक ठीक करिए, गजब स्थिति। निकल जाओ, तुम निकलो यहाँ से। ध्यान दीजिए दोस्तों, आवाज पहुंच रही है ना सही सही। तब आइए दोस्तों, तो बात समझ गए ना कि आपके पास अभी जितना समय सारा समय पढ़ने का सदुपयोग कीजिए। अभी हम बायोलॉजी पढ़ाना शुरू करेंगे और आप पूरा फोकस समझने पर कीजिएगा कि जो हम बता रहे हैं वो आप समझ रहे हैं कि नहीं। सिर्फ समझना है, सिर्फ समझना है। मतलब सिर्फ समझना है, मतलब आप प्रश्नों का जरा सा भी टेंशन नहीं लीजिए कि परीक्षा में प्रश्न क्या आएगा, उसका बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आप सिर्फ जब तक क्लास में है, जब तक समझा रहे हैं आप समझिए। आप अपने मस्तिष्क को हर दबाव से मुक्त कर दीजिए और उन्हें स्वतंत्र रूप से समझने के लिए छोड़ दीजिए। और प्रश्नों का टेंशन इसलिए नहीं लेना आपको क्योंकि आपको जो नोट दिया है इसमें प्रश्नों का भी कलेक्शन है। देखे थे ना सब, जिनको जिनको नोट मिला हुआ आप देखे होंगे कि हर चैप्टर के लास्ट में प्रश्न है। और दोस्तों ये प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न की डिक्शनरी है। समझे कि नहीं समझे। यानी कि आपको हम जितना प्रश्न करवाएंगे हर चैप्टर का थ्योरी समझा के लास्ट में हम प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। और जितने प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे अभी तक ना उससे बाहर आया है ना भविष्य में कभी आएगा, ये बात आप जान लीजिए। यानी कि परीक्षा में प्रश्न वही पूछेगा जो हम आपको करवाएंगे क्लास में। अगर उससे बाहर पूछा तो पूरे बिहार में कोई नहीं बनाएगा उसको। तो इसलिए पूरा एकदम पूरा फोकस समझने पर देना है। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि आता नहीं बात करने, ठीक है। तो मुद्दे पर आ जाते हैं, पहला चैप्टर शुरू कर देते हैं। और पहला चैप्टर का नाम देखे हैं कि ना आप लोग, देख लिया है ना, सेल है। क्या है? सेल है, सेल है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि यह पृथ्वी पर, ये जो हमारी पृथ्वी है, जीवन यहीं पर है। जीवन केवल कहां पर है? पृथ्वी। बायोलॉजी के बारे में हम जीवन के बारे में पढ़ेंगे और जीवन केवल पृथ्वी पर है। अगर ब्रह्मांड में और कहीं पर है भी तो वो वैज्ञानिकों को अब तक पता नहीं चला है। तो जीवन केवल पृथ्वी पर है अब तक वैज्ञानिक खोजों के अनुसार। और इस पृथ्वी पर दो ही प्रकार के पदार्थ हैं, दो ही प्रकार के। एक पहला आपका लिविंग थिंग्स, यानी क्या? सजीव। और दूसरा नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स यानी क्या? निर्जीव। दो ही प्रकार के पदार्थ है कि नहीं? इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं ना जी। ये पूरी पृथ्वी दो ही प्रकार के पदार्थों से निर्मित है। तीसरा कुछ है तो बताइएगा, व्हाट्सएप नंबर लास्ट में हम देंगे सबको। है ही नहीं। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन वायरस को लेकर है कि क्या है नहीं है, तो वो कंफ्यूजन हम वायरस पढ़ेंगे तभी दूर करेंगे। तो दो ही प्रकार के पदार्थ हैं, निर्जीव और सजीव। और अगर आप निर्जीव पदार्थों का, नॉन लिविंग थिंग्स का स्ट्रक्चर को देखिएगा कि आखिर ये निर्जीव पदार्थ बने किससे हैं, तो ये शायद आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे एटॉम के बारे में। किसके बारे में?
एटॉम के बारे में। ये परमाणु से बने हुए प्रत्येक निर्जीव पदार्थ, प्रत्येक निर्जीव पदार्थ। अब निर्जीव पदार्थ में उसको आप हटा दीजिएगा जो सजीव के मृत अवशेषों से बना है, क्योंकि जब सजीव मृत हो जाएगा ना तो वो भी क्या कहलाएगा, निर्जीव कहलाएगा। और उन मृत भागों से कुछ बनेगा तो उसका जो सबसे छोटा लेयर होगा वो एटम ना हो सकता हो। तो हर एक निर्जीव पदार्थ की संरचना कहां से शुरू होती है, परमाणुओं से शुरू होती है। और परमाणु मिलकर, एटॉम मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और मॉलिक्यूल्स का ढेर आपस में मिलकर क्या बन जाता है, एक निर्जीव पदार्थ बन जाता है, एक मैटर बन जाता है। इस तरह एक निर्जीव की संरचना है। हर निर्जीव पदार्थ के संरचनाओं के बारे में जब आप देखना शुरू करिएगा तो उस निर्जीव स्ट्रक्चर में आपको जो छोटा से छोटा से छोटा से छोटा मिलेगा वो क्या मिलेगा, एटॉम मिलेगा। क्या मिलेगा, एटॉम। एटॉम आपस में क्या मिलकर बनाते हैं, और इसी के ढेर को हम एक निर्जीव पदार्थ की संज्ञा देते हैं। ये जो बोर्ड है ना जी, ये बोर्ड क्या है, ये परमाणु अणुओं का ढेर है जो हमें नजर आ रहा है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेकर देखेंगे ना तो वो दिखाई पड़ेगा हमें परमाणु, वो छोटे छोटे कर। और ये कैसे आपस में व्यवस्थित होते हैं दोस्तों, तो ये व्यवस्था केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है, अर्थात बायोलॉजी के अंतर्गत नहीं आता। क्या इसके बारे में आप जानते थे पहले, हाँ नहीं जानते तो जान गए कि नहीं जान गए। तो एक निर्जीव पदार्थ की संरचनाओं में जो सबसे छोटा है, जहां से संरचनाओं का स्टार्ट यानी निर्माण शुरू होता है, संरचना बनना शुरू होती है, बनना शुरू होता है, वो क्या है आपका, परमाणु है। परमाणु मिलकर क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। और उसी के ढेर को क्या कहते हैं पता, यह था निर्जीव का दोस्तों। जिस तरह निर्जीव की अपनी एक खास संरचना है, ठीक है, जिस तरह निर्जीव की अपनी एक खास संरचना है, उस तरह सजीवों की अपनी एक संरचना होगी कि नहीं होगी, बताइए। और सजीवों की, लिविंग थिंग्स की जो संरचनाएं शुरू होती है ना, वो शुरू होती है कहां से जानते हैं आपको, सेल से। किससे शुरू होता है, सेल से, यानी कि कोशिका से। ठीक उसी तरह जैसे निर्जीव की संरचनाएं कहां से शुरू होते हैं, परमाणु शुरू होते हैं। एक निर्जीव की संरचना जिस तरह परमाणुओं से शुरू होकर के आकार लेती रहता है, उसी तरह सजीवों की संरचना की शुरुआत कहां से होती है, कोशिका से होती है, कोशिका से होती है। फिर कोशिकाएं मिलकर के बनाते हैं टिश्यू। क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं, उत्तक बनाते हैं। और एक बात तो क्लियर है, निर्जीवों की तुलना में सजीवों की संरचना बड़ी जटिल होता है, बड़ी कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि निर्जीवों में कोई जान नहीं थी। सजीवों की पहचान उसके जान से ही है। तो सजीव की जो संरचनाएं हैं वो निर्जीवों की तुलना में काफी जटिल है, काफी जटिल है। आप निर्जीव की संरचनाएं देखे थे, 2 स्टेप में जाकर के कंप्लीट होने लगा, परमाणु, परमाणु से अणु, अणु से पदार्थ। लेकिन ये सजीव है, इसके निर्माण प्रक्रिया कई चरणों में, कई स्टेप में जाकर कंप्लीट होता है। सबसे छोटी इकाई जो संरचना बनाना आरंभ करता है वो क्या है, सेल है। सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों, ऑर्गेन बनाते हैं, अंग बनाते हैं। फिर ऑर्गेन मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों, ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। सोने वाले जागिए, ठीक है, दरोगा बनना उतना भी आसान नहीं है कि आप क्लास में सो जाइएगा। चलिए दोस्तों, क्या हुआ, हाँ बहुत को फीलिंग आता है बहुत आसान है, क्या होगा, कुछ नहीं हुआ तो पढ़ कर दरोगा बन जाएंगे, ऐसा मत सोचिएगा। तो ऑर्गेन मिलकर क्या बना लिया, ऑर्गेन सिस्टम। आप कहीं ऑर्गेन सिस्टम का नाम सुने होंगे, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ये सब क्या है, ऑर्गेन सिस्टम फाइनली मिलकर क्या बन जाता है, बॉडी बन जाता है। तो एक सजीवों की निर्माण प्रक्रिया, एक सजीवों की संरचना को प्रारंभ करने वाली जो सबसे सूक्ष्म इकाई है वो क्या है, सेल है। ठीक उसी तरह जिस तरह एक निर्जीवों की संरचना को शुरुआत करने वाली सबसे सूक्ष्म इकाई कौन होता है, एटॉम होता है। ठीक उसी तरह कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाते हैं, उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं, अंग मिलकर अंगतंत्र, अंगतंत्र मिलकर बॉडी बन जाता है। तो इस तरह एक सजीवों की संरचना बनी होती है। आप जो सजीवों की शरीर को देखते हैं, वास्तव में वह शरीर यानी कि बॉडी इतनी स्टेप में बनी होती है। हालांकि ध्यान दीजिएगा, कुछ सजीव ऐसे हैं जिसका बॉडी सिर्फ कहां तक सीमित है, सेल तक ही सीमित है। एग्जाम्पल पर बैक्टीरिया को ले लें, बैक्टीरिया के बॉडी में कोई टिश्यू, अंग, अंगतंत्र नहीं मिलेगा आपको, उसका बॉडी कहां तक सिमटा हुआ है। हालांकि ऐसे सजीवों की संख्या बहुत कम है, जाति बहुत कम है। अधिकांश जो सजीव हमें आंखों से दिखाई पड़ते हैं, अधिकांश जो सजीव का शरीर हमें आंखों से दिखाई पड़ता है, कुछ इसी तरह से निर्मित है दोस्तों, इसी तरह से निर्मित है। तो यह बात तो आपको पता चल गया कि सजीव और निर्जीव की निर्माण प्रक्रिया कैसे हुई है, पता चला कि नहीं पता चला, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ सजीव का निर्माण प्रक्रिया इस तरह नहीं हुआ है दोस्तों, कुछ सजीव का निर्माण प्रक्रिया केवल कहां तक सिमटा है, सेल तक, लेकिन उसमें सेल है।
ऐसा कोई भी सजीव नहीं है जिसमें सेल ना हो, या सजीवों की परिभाषा ही यही है कि वह किससे निर्मित होनी चाहिए, सेल से। कुछ अपवाद है वायरस को लेकर, लेकिन सजीव का यही परिभाषा है कि वे कोशिकाओं से निर्मित होता है। अब आपको पहला प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना होगा, क्योंकि सेल पढ़ रहे हैं, सेलों का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, तो सबसे पहला प्रश्न का तो जवाब यही ढूंढना पड़ेगा कि सेल क्या है। सेल क्या है, तो इसका क्या जवाब दीजिएगा, सेल क्या है, इसका क्या जवाब मिल सकता है। तो आप इस सजीव के शरीर की संरचनाओं को समझे कि नहीं समझे। एक सजीव की संरचनाओं की शुरुआत कौन से होती है। क्या सेल के अभाव में कोई भी सजीव का शरीर आकार लेगा, सेल ही नहीं रहेगा तो उत्तक की कल्पना की जा सकती है, फिर तो अंग तंत्र होगा ही नहीं। तो एक सजीव की संरचना जो स्टार्ट होता है, या एक सजीव की संरचना जो बनती है, वो किसके बदौलत बनती है, सेल के। सेल के अभाव में हम बॉडी की कल्पना नहीं कर सकते, बॉडी बनेगा ही नहीं। अर्थात सेल क्या है, तो एक सजीव की संरचना को बनाने वाली सबसे छोटी इकाई है। अर्थात इसके अभाव में किसी भी सजीव का अस्तित्व संभव नहीं है, इसके अभाव में किसी सजीव का शरीर बन ही नहीं सकता। चूंकि संरचना बनाने वाली इकाई है, इसीलिए सेल को सजीवों का शरीर का स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है। क्या कहलाता है, स्ट्रक्चरल यूनिट कहलाता है, यानी कि संरचनात्मक, ठीक है, संरचनात्मक इकाई कहलाता है। वो इकाई जो संरचना बनाने में अहम योगदान देती है, जिनके अभाव में संरचना संभव ही नहीं है, उसी को स्ट्रक्चरल यूनिट यानी क्या कहा जाता है, संरचनात्मक इकाई। और वो कौन है, अर्थात सेल से ही सजीवों की संरचना बनती है, और सेल के अभाव में संरचना संभव नहीं। अब दूसरी बात ध्यान दीजिए, एक सजीव में कोशिका रहने से ही केवल वह सजीव नहीं हो जाता है। एक सजीव तब है जब वह जिंदा है, और जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है जानते हैं, जिंदा रहने के लिए जरूरी है कि उनके शरीर में जो भी अंग है उसका क्या करते रहना जरूरी है, कार्य करते रहना जरूरी है। एक सजीव जिंदा है, इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है कि उनके शरीर में जो अंग है वो लगातार क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। एक सजीव की सिर्फ संरचना बन जाएगी तो वह सजीव कहलाने के योग्य नहीं हो जाएगा। एक सजीव तब है जब वो जिंदा है, और सजीव जिंदा तब रहेगा जब उनके शरीर में जितने भी अंग है वो लगातार कार्यों को अंजाम देता रहे। हमारा शरीर जिंदा है क्यों, छोटी आंत भोजन पचाने के काम में लगा हुआ है, फेफड़ा श्वसन को संपन्न कराने में लगा हुआ है, ठीक है, किडनी जो है रक्त को छानने में लगा हुआ है, लीवर जो है वसा को पचाने में मदद कर रहा है, सब अपना अपना कार्य कर रहा है, तभी हम लोग जिंदा है। अगर मान लीजिए हमारे शरीर में किडनी काम करना रोक दे, ठीक है, छोटी आंत में हड़ताल हो जाए, भोजन पचे ही नहीं, तो क्या लगता है जिंदा रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। तो सजीवों का जिंदा रहने के लिए उनके अंगों के द्वारा लगातार कार्य करते रहना जरूरी है। अगर अंग कार्य करना बंद कर देगा तो जिंदा रहना संभव नहीं है। अब ध्यान दीजिए, अंग जो कार्य करते हैं वास्तव में किसके बदौलत कार्य करते हैं, उत्तकों के बदौलत कार्य करते हैं। और उत्तक जो कार्य करते हैं किसके बदौलत कार्य करते हैं, कोई भी जो अंग कार्य कर रहा है ना, वास्तव में कार्य कर कौन रहा है, सेल ही कर रहा है। छोटी आंत में भोजन का पाचन हो रहा है, तो छोटी आंत में भोजन का पाचन कौन कर रहा है, वही जो कोशिकाएं छोटी आंत के निर्माण में भाग लिया है। किडनी अगर रक्त छानने का काम कर रहा है, तो आप जानते हैं किडनी का काम कौन कर रहा है, किडनी जिन कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है वो कोशिकाएं लगातार काम कर रही है, तब जाकर किडनी का कार्य संपन्न हो रहा है। अर्थात एक अंग जिंदा रहने के लिए जो कार्य करते रहते हैं, वो कार्य भी वास्तव में किसके द्वारा संपन्न होते हैं, छोटी आंत के कोशिका को ही क्षतिग्रस्त कर देंगे तो छोटी आंत क्या लगता है काम करते रहेगा, नहीं करेगा। तो वास्तव में हर अंग जो कार्य करते हैं वो इसलिए कि उनके कोशिकाएं जीवित है और उन कोशिकाओं के द्वारा लगातार कार्य हो रहा है। अर्थात कोशिका के अभाव में संरचना संभव तो है नहीं, कोशिका के अभाव में कोई अंग कार्य भी नहीं कर पाएगा। अर्थात एक शरीर को जिंदा रहने के लिए शरीर के भीतर जो लगातार अंगों के द्वारा कार्य किए जा रहे होते हैं, वास्तव में वे कार्य किसके द्वारा संपन्न होते हैं, तो कोशिका कार्य करने वाली भी सबसे छोटी इकाई है, इसीलिए इसको फंक्शनल यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, फंक्शनल यूनिट कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, क्रियात्मक इकाई। क्या कहते हैं दोस्तों, क्रियात्मक इकाई कहते हैं, कार्य करने वाली इकाई, वह सूक्ष्म इकाई जिसके बदौलत कोई अंग कार्य कर रहा है उसे ही क्या कहते हैं, क्रियात्मक इकाई। तो कोशिका क्या है, तो आप दो चीज बता सकते हैं, क्या है कोशिका, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कार्य करने वाली भी सबसे छोटी इकाई कौन है, कोशिका, और संरचना बनाने वाली भी सबसे छोटी इकाई कौन है, कोशिका। कोशिका के अभाव में ना तो शरीर जिंदा रह सकता या सजीव के शरीर का निर्माण संभव है। अगर कोशिका कार्य ना करे तो सजीव के शरीर का जिंदा रहना संभव नहीं। एक सजीव हो इसके लिए कोशिका होनी चाहिए और उनका लगातार कार्य करते रहना चाहिए। दोस्तों क्लियर है, बात समझ गए। तो कोशिका सजीवों के शरीर की क्या है, दूसरा क्या है, क्रियात्मक है।
तो सेल क्या है, इसमें कोई दिक्कत है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। सजीव की निर्जीव का? सजीव का। अगर निर्जीव का संरचनात्मक इकाई पूछेगा क्या बोलेंगे? एटॉम बोलेंगे, क्योंकि उनको कार्य करने का कोई जरूरी नहीं है निर्जीव के परमाणुओं को, इसलिए क्रियात्मक इकाई का नाम परमाणु को ठीक नहीं रहेगा। दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। सेल क्या, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सभी सजीव किन से बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। सभी सजीव सेल से बने होते हैं। अधिकांश सजीव में सेल उत्तक उत्तक अंग 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 तंत्र फिर फाइनली बॉडी का निर्माण करता है। कुछ ऐसे भी सजीव है जिनका शरीर सिर्फ कोशिकाओं तक सिमटा हुआ है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? तो सेल संरचनात्मक एवं क्रियात्मक। अब दूसरी बात समझना है कि हम तो जान गए कि सभी सजीव कोशिकाओं से निर्मित है, जो भी है, चाहे वो पौधा हो चाहे जंतु हो, सभी कोशिकाओं से निर्मित है। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रत्येक सजीवों की कोशिकाएं एक जैसी होती है? पता आपको? सवाल अब दूसरा यह समझना है कि हम तो समझ गए कि प्रत्येक सजीव कोशिकाओं से निर्मित है, तो क्या जितने भी सजीव, हम भिन्न भिन्न जातियों के सजीव देखते हैं, जंतु देखते हैं, भिन्न भिन्न तरह के पौधे देखते हैं, सजीव तो एक तरह का है नहीं, लेकिन सब तो कोशिकाओं से बने हुए हैं। तो क्या सभी सजीव में एक ही शेप साइज का कोशिका पाया जाता है? बिल्कुल एकदम क्लियर है, बिल्कुल सही बात है। अर्थात सभी सजीवों की जो जातियां हैं अलग अलग, उन सभी के कोशिकाएं एक जैसे नहीं है। भिन्न भिन्न सजीवों की कोशिकाओं के आकार, ठीक है, आकार यानी कि साइज, और आकृति यानी कि शेप, आकृति यानी कि शेप। भिन्न भिन्न सजीवों की जातियों में जो कोशिकाएं हैं दोस्तों, उनके आकार और आकृति एक समान नहीं होते हैं, बल्कि आकार और आकृति क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। और भिन्न भिन्न सजीवों की नहीं, सजीवों की जातियों को से कोई दिक्कत नहीं ना है। जाति समझ रहे ना आप? हाँ, एक ही प्रकार के सजीव जो आपस में प्रजनन करते हैं, अपने जैसे बच्चे उत्पन्न करते हैं, उन्हें जाति कहते हैं, जाति। क्लियर हो गया? जैसे मनुष्य एक जाति है, सजीवों की एक जाति मनुष्य, कुत्ता एक जाति, पीपल का पेड़ पौधों की एक जाति, बरगद का पेड़ एक जाति, तो जाति में कोई दिक्कत नहीं ना है। तो इस पृथ्वी पर सजीवों की जितनी जातियां हैं, उन सभी के कोशिकाओं के आकार और आकृति एक समान नहीं होते, बल्कि भिन्न भिन्न होते, अलग अलग होते। और इतना ही नहीं, एक ही सजीव के भिन्न भिन्न अंगों के, ठीक है, भिन्न भिन्न अंगों के कोशिका की भी आकार और आकृति क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। भिन्न भिन्न सजीवों के कोशिकाओं की आकृति एक जैसा नहीं है, उनके आकार और आकृति में क्या है? अंतर होते हैं। और एक ही सजीव के विभिन्न अंगों के कोशिकाओं के आकार और आकृति एक समान नहीं होते हैं, उनके आकार और आकृति में क्या होता है? मानव के शरीर में है, क्या जिस आकार आकृति की कोशिकाएं फेफड़ा में है, क्या लगता है उसी आकार आकृति की कोशिका छोटी आंत में भी है? क्या उसी तरह कोशिका लीवर में भी है? क्या उसी तरह कोशिका हमारे मांसपेशियों में भी है? नहीं है, अंतर है। भिन्न भिन्न अंगों के कोशिकाओं के आकार और आकृति अलग होते हैं। अलग अलग सजीवों के जातियों के कोशिकाओं के आकार और आकृति क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। बात को समझ गए ना? भिन्न भिन्न अंगों के, एक ही सजीव के सभी अंगों में क्या एक ही आकार और आकृति की कोशिकाएं मौजूद है? नहीं, अलग अलग। भिन्न भिन्न सजीवों के जातियों में क्या एक ही आकार और आकृति की कोशिकाएं मौजूद है? नहीं दोस्तों, नहीं। बात समझ गए ना? अब सवाल है कि कोशिकाओं के आकार और आकृति तो अलग अलग होते हैं, लेकिन आकार और आकृति निर्भर किस पर करता है? डिपेंड किस पर करता है? तो किसी भी कोशिका के आकार और आकृति डिपेंड करता है कोशिका के कार्य पर। दोस्तों किस पर डिपेंड करता है? कोशिका के कार्य पर, कोशिका के कार्य पर। अर्थात अलग अलग कार्य करने वाली कोशिकाओं की आकार और आकृति भी क्या होती है? अलग अलग होती है। यानी कि फेफड़ा में जो कोशिका है, मान लीजिए दोस्तों, उन कोशिकाओं का कार्य श्वसन करवाने में मदद करना है। छोटी आंत में जो कोशिका है, उनका कार्य भोजन को पाचन करवाना है। अलग अलग है ना कार्य, तो निश्चित ही दोनों की कोशिकाएं एक समान नहीं होगी, निश्चित ही दोनों की कोशिका के आकार और आकृति क्या होगी? अलग होगी। क्या मस्तिष्क के कोशिकाएं एवं किडनी की कोशिकाएं एक ही आकार और आकृति की होगा? नहीं, दोनों का कोशिका अलग अलग, क्योंकि दोनों के कार्य अलग अलग है। क्लियर हो गया बात? समझ गए ना? तो कोशिका के आकार और आकृति किस पर निर्भर करता है? कार्य पर। भिन्न भिन्न कार्य करने वाले कोशिका के आकार और आकृति अलग अलग होता है, एक समान हो नहीं सकता है। भिन्न भिन्न सजीवों के जातियों के कोशिका के आकार और आकृति क्या होता है? अलग अलग होता है। क्लियर है दोस्तों? तो आप दो सवालों का उत्तर समझ गए ना? कोशिका क्या है? रचनात्मक एवं। क्या सभी सजीवों की जातियों में एक ही प्रकार कोशिकाएं मौजूद है? नहीं, अलग अलग प्रकार के। क्या एक सजीव के सभी अंगों में एक ही प्रकार के कोशिकाएं मौजूद है? नहीं, अलग अलग प्रकार की। कोशिका के आकार और आकृति किस पर डिपेंड करता है? कोशिका के कार्य पर निर्भर करता है। भिन्न भिन्न तरह के कार्य करने वाली अंगों की कोशिकाएं भिन्न भिन्न आकार और आकृति के होते हैं। और तो और दोस्तों, आकार तो भिन्न भिन्न होते ही होते हैं, कुछ कोशिकाओं के आकार पल पल बदलते भी रहते हैं।
अभी कुछ आकार है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कांस्टेंट नहीं रहता। अधिकांश कोशिकाओं की आकृति कांस्टेंट अतः निश्चित रहता है। कुछ कोशिकाएं ऐसे हैं, कुछ कोशिकाएं ऐसे हैं जिनकी आकृति पल पल क्या होती रहती है, बदलते रहती है। क्या होती रहती है? बदलते रहती है। क्लियर है? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना है। और बदलते रहने, खुद हमारे रक्त में एक विशेष प्रकार की कोशिका डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स या व्हाइट ब्लड सेल, वो ऐसा सेल है जिसकी आकृति नियत नहीं रहती है, पल पल क्या होती रहती है, बदलते रहती है, पल पल क्या होती रहती है, बदलते रहती है। क्लियर हो गया? अब ध्यान रखना है कि एक बात तो क्लियर हो गया कि सभी के कोशिका के आकार और आकृति क्या होता है, अलग अलग होता है। और अगर ये जानने की कोशिश करें कि किन सजीवों की कोशिका के आकार और आकृति कैसी है, ये जानना जरूरी है कि नहीं है। और अगर आप ये पता करने लगिएगा कि किन सजीवों की कोशिकाओं की आकार और आकृति क्या है, तो आपको पता है कि अब तक हमारे वैज्ञानिकों ने सजीवों की लगभग 1.8 मिलियन जाति को खोजा है। बहुत को तो खोजा जाना बाकी है, क्योंकि पृथ्वी पर कहीं कहीं ऐसे वातावरण है, अमेजन के घने जंगल, ठीक है, अंडमान निकोबार के घने जंगल, कलाहारी रेगिस्तान के बीचों बीच ऐसे कठिन से कठिन परिस्थितियां जहां वैज्ञानिक जाकर शोध कर ही नहीं सकते, तो पता ही नहीं चलता वहां क्या है, कितने। लेकिन अब तक सजीवों की 1.8 मिलियन जातियों का पता लगाया जा चुका है। 1.8 मिलियन। अगर एक एक करके इनके कोशिकाओं के आकार और आकृति को देखना शुरू करेंगे दोस्तों, तो पता चलेगा हम लोग आकार आकृति पढ़ने दरोगा का एग्जाम हो गया है। बात को समझे कि नहीं समझे? सजीवों की जातियां इतनी अधिक है कि उन सभी के कोशिकाओं के आकार और आकृति पर चर्चा करने लगे तो कभी बीते ना, क्योंकि संख्याएं कितनी है, 1.8 मिलियन है। अर्थात किस सजीवों की कोशिकाएं कैसी है यह जानना जरूरी नहीं है। यह जानना जरूरी है कि भिन्न भिन्न सजीवों की कोशिका का आकार और आकृति अलग अलग होता है। अलग अलग कार्य करने वाले अंगों की कोशिका का आकृति अलग अलग होता है। किस कोशिका की आकृति कैसी है यह जानना बिल्कुल टफ हो जाएगा। लेकिन कुछ कोशिकाएं अपने आप में खास है, तो उनका नाम याद रखना बहुत जरूरी है कि कौन सा सबसे बड़े आकार का कोशिका है, कौन सा सबसे लंबे आकार का कोशिका है। मानव का शरीर इस पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण शरीर है, क्योंकि सभी सजीवों में सबसे विकसित सजीव कौन है? मानव ही है ना। बोलिए ना, किसी को शक है? मानव ही है। तो मानव के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन है, मानव के शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन है, तरह तरह के वगैरह कुछ डाटा आपको याद रखना जरूरी है। किसके संबंध में? शेप और साइज के संबंध में। और जो डाटा याद रखना जरूरी है देखिए नोट में दिए हुए हैं। सबसे छोटी आकार की कोशिका किसमें मिला है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, एक बैक्टीरिया है। यानी अब तक वैज्ञानिकों ने जितने सजीवों को खोजा है उनमें सबसे छोटी आकार की कोशिका एक खास प्रकार की बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम में है। सबसे बड़ी आकार की कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडों में है। खास बात है कि अंडे में है, शुतुरमुर्ग में नहीं है, ठीक है। ये मत सोचिएगा अंडा में शुतुरमुर्ग में ही होगा। सबसे बड़ी आकार की कोशिका, कोशिकाओं का आकार जो आप देखिएगा ना, ठीक है, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका 170 गुना 135 मिलीमीटर, लंबाई गुना चौड़ाई, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी कि हम इसके कोशिकाओं को आंखों से देख सकते। आपको पता होगा कि वे सभी वस्तु जिसकी आकार 0.1 मिलीमीटर से छोटा हो वह मानव की आंखों से दिखता नहीं है। यह मानव की आंखों का रेंज है। एक स्वस्थ व्यक्ति का स्वस्थ आंख 0.1 मिलीमीटर से छोटा चीज को देख नहीं सकता है। और जितने भी कोशिकाएं हैं ना, सब इससे छोटे नहीं, इससे काफी छोटे, यानी कि कोशिका आंखों से दिखेगा नहीं कोई भी कोशिका। लेकिन बात हो रही है शुतुरमुर्ग के अंडे की। दोस्तों ध्यान रखिएगा, शुतुरमुर्ग की नहीं, अंडे की। उनकी कोशिका की आकृति 170 गुना 135 मिलीमीटर, यानी देखने का रेंज से काफी बड़ा। तो इनकी कोशिका आंखों से दिखती है अपवाद स्वरूप, नहीं तो कोई भी कोशिका आंखों से दिखती नहीं है, क्योंकि मानव की आंखों का देखने का रेंज कहां तक है? इससे बड़ा चीज को ही आप देख सकते हैं, इससे छोटा चीज को देखना है तो पहले माइक्रोस्कोप खरीदना होगा, तब जाकर इससे छोटे चीजों को आप देख सकते हैं। यानी कि इससे छोटा चीज आपको माइक्रोस्कोप से ही दिख सकता है। क्लियर हो गया बात? तो 2 प्रश्नों का सटीक उत्तर मिल गया आपको। कोशिका क्या है? तो रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। सभी सजीवों की जातियों की कोशिका के आकार आकृति एक जैसे नहीं होते हैं। कोशिका की आकृति कोशिका के कार्य पर निर्भर करता है। भिन्न भिन्न कार्य करने वाले अंगों की आकार और आकृति अलग अलग होता है। क्या कोशिका आंखों से दिखाई देते हैं? नहीं देखते हैं। कोशिका आंखों से दिखाई देने वाला चीज एक स्वस्थ व्यक्ति को कितना से छोटा वस्तु दिखाई नहीं देगा। इसको रिजॉल्विंग पावर कहते हैं, आंखों की रिजॉल्विंग पावर, यानी वह बाउंड्री जिससे ऊपर ही दिखाई दे नीचे दिखाई ना दे, रिजॉल्विंग पावर। लेकिन कौन सी कोशिका हम देख सकते हैं? अब तक वैज्ञानिकों के द्वारा खोजे गए सजीवों में जो सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं वो 170 गुना 135 मिलीमीटर आकार का है, काफी बड़ा है, आंखों से दिखता है, और यह शुतुरमुर्ग के अंडे में दोस्तों।
क्लियर है, बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना है। ये छोटू कुमार पढ़ रहा है कि बहुत का शकल से लगता है ग्रेजुएशन नहीं हुआ है क्या? नहीं, ग्रेजुएशन हो जाने का मतलब शांत, मैट्रिक इंटर लग रहा है छटपटाते रहता है, दुनिया देखा नहीं अभी। तो ग्रेजुएशन के बाद शरीर शांत हो जाता है, दुनिया देख लिया जाता है, पता चल जाता है क्या है नहीं है। आइए दोस्तों, अब एक चीज पर और विचार करना पड़ेगा कि क्या सभी सजीवों में कोशिकाओं की संख्या एक समान होती है? बिल्कुल, आप लोग पहले से बहुत तैयारी कर लिए हैं, जल्दी पकड़ रहे हैं बातों को। तो तीसरा प्रश्न ये उत्तर समझना है कि क्या सभी सजीवों में कोशिकाओं की संख्या समान होती है? नहीं होती है। जिस तरह भिन्न भिन्न सजीवों के कोशिका के आकार और आकृति भी समान नहीं थे, ठीक उसी तरह भिन्न भिन्न सजीवों के शरीर में कोशिकाओं की संख्या समान नहीं होता है। और कोशिकाओं के संख्या के आधार पर सजीव यानी लिविंग थिंग्स को वैज्ञानिकों ने दो कैटेगरी में बांटा है। कोशिकाओं के संख्या के आधार पर जीव वैज्ञानिकों के द्वारा सजीवों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय, दूसरा मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय। यूनिसेलुलर और नाम से ही स्पष्ट है कि यह सजीव कैसे है। ऐसे सजीव जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका से बना है उसे क्या कहेंगे? और दिक्कत यह है कि कोई भी सजीव 2 कोशिकाओं से नहीं बना है, या तो एक ही कोशिका यानी तो ढेर सारी कोशिकाएं हैं। कोई ऐसा भी सजीव होता है जो 2 रहता, 3 रहता, तो हम यूनिक बाद डाई सेलुलर बोलते हैं, ट्राई सेलुलर बोलते हैं, फिर मल्टी सेलुलर बोलते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। या तो कुछ सजीव ऐसे हैं पृथ्वी पर जिनके शरीर में केवल और केवल एक कोशिकाएं हैं, या तो उनके शरीर में एक से अधिक कोशिकाएं हैं, अर्थात अनेक कोशिकाएं हैं। तो एक से अधिक कोशिकाएं हैं तो क्या कहलाएगा? बहुकोशिका। एक ही कोशिकाएं हैं तो अब एक कोशिकीय सजीवों के शरीर में केवल एक कोशिका होता है, शरीर समाप्त। लेकिन जब बहुकोशिकीय की बात करेंगे तो यहां सेल मिलकर क्या बनाएगा दोस्तों? टिश्यू बनाएगा। क्या बनेगा? टिश्यू मिलकर क्या बनाएगा? ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम, फाइनली बॉडी। ऑर्गन सिस्टम नहीं लिखे। तो भिन्न भिन्न प्रकार के सजीवों में कोशिकाओं की संख्या एक समान नहीं होते हैं। कोशिकाओं के संख्या के आधार पर सजीवों के 2 वर्ग हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ऐसे सजीव जिनके शरीर में केवल एक कोशिकाएं हैं उन्हें एक कोशिकीय कहते हैं, और जिनके शरीर में एक से अधिक कोशिकाएं उन्हें क्या कहते हैं? जब हम एक कोशिकीय सजीवों की बात करते हैं तो एक कोशिकीय सजीवों में कोई ऊतक नहीं होते हैं, कोई अंग नहीं होते, कोई अंग तंत्र नहीं होते हैं, लेकिन बॉडी होते हैं। उनके एक कोशिका को हमें बॉडी कहना पड़ेगा। लेकिन एक बहुकोशिकीय सजीव के शरीर में इतनी ढांचाएं निर्मित होती है दोस्तों, इतनी ढांचाएं। जो एक कोशिकीय सजीव होते हैं वो आंखों से दिखते, क्योंकि आपको पहले बता दें कि आंखों के देखने की अपनी एक क्षमता है। सारा कोशिका उससे छोटा, अपवाद एक ही था जिसको हम देख लिए, वो भी पूरी अच्छी तरह से देख लिए, वो अपवाद। तो एक कोशिकीय कोई भी सजीव हमें आंखों से दिखेगा, आंखों से सजीव दिख रहा है तो निश्चित ही वो क्या है? बहुकोशिकीय। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान दीजिए, एक सजीवों के शरीर में कोशिकाओं की संख्या कितनी होगी? एक सजीवों के शरीर में कोशिकाओं की संख्या कितनी होगी, यह सजीव के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। एक सजीवों के शरीर में कोशिकाएं कितनी होगी, यह सजीव के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। अर्थात जितना बड़ा आकार उतना अधिक कोशिकाएं। आपसे पूछेगा कि एक वयस्क बंदर के शरीर में ज्यादा कोशिका या एक वयस्क हाथी के शरीर में? हाथी के शरीर में। क्लियर है, गन लिए हैं। चलिए दोस्तों, तो निश्चित ही हाथी के शरीर में ज्यादा कोशिकाएं होंगे। एक वयस्क बरगद के पेड़ में ज्यादा कोशिकाएं कि एक वयस्क गुलाब के फूल के पौधे में? बरगद के पेड़ में। क्लियर है। अब अंदाजा लगा लीजिएगा किसमें कोशिकाएं कम है, किसमें कोशिकाएं ज्यादा। कोशिकाओं को गणना तो वैसे भी संभव नहीं है, जैसे केमिस्ट्री में परमाणुओं को गिनना संभव नहीं है दोस्तों। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो 3 सवाल क्लियर हो गया। एक की कोशिका क्या है, दूसरा भिन्न भिन्न सजीवों की कोशिकाओं का आकार और आकृति एक जैसे नहीं होते हैं, तीसरा भिन्न भिन्न सजीवों में कोशिकाओं की संख्या भी समान नहीं होते। कोशिका के आकार और आकृति कार्य पर निर्भर करता है, कोशिकाओं की संख्या शरीर के आकार पर निर्भर करता है। यहां तक कोई दिक्कत? तो 3 प्रश्न क्लियर हो गए। कोशिका क्या है? रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। क्या सभी सजीवों के कोशिका के आकार और आकृति एक समान होते हैं? नहीं होते हैं। क्या सभी सजीवों में कोशिकाओं की संख्या एक समान होती है? नहीं होते हैं।
आंखों से दिखने वाले सजीव कैसे होते हैं? एक कोष के, बहुकोष के? बहुकोष के। एक कोष के सजीव आंखों से दिखते हैं, कुछ बहुकोष के भी नहीं दिखते हैं। बुल्फिया का नाम सुने हैं? पौधा है, प्लांट है, सबसे छोटा प्लांट है, बहुकोषीय है, इतना छोटा है फिर भी माइक्रोस्कोप रखना पड़ता है देखने के लिए। बुल्फिया का पौधा बहुकोष के शरीर है फिर भी आंखों से दिखता नहीं है ठीक तरह से। अब बात है कि अभी जो हम 3 प्रश्न क्लियर किए हैं, सवाल उठता है पहली बार कौन क्लियर किया था इसको? है कि ना? अभी जो आप 3 बातों को अच्छी तरह से समझे तो निश्चित तौर पर सबसे पहले कोई रिसर्च किया होगा, है कि ना? कई जीव वैज्ञानिकों के उसमें अहम योगदान होंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम उन जीव वैज्ञानिकों को याद करते हैं जिनके बदौलत हम अभी 3 प्रश्नों को ठीक ठाक समझ सके। और वैज्ञानिकों को याद करना परीक्षा के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि खूब वैज्ञानिकों के नाम पूछे जाते हैं। और दूसरा, नैतिक रूप से भी जरूरी है कि आप उन वैज्ञानिकों को जानिए जिसके बदौलत आपको जानकारियां मिल रही है। तो सेल का जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आप समझ चुके होंगे। तो आइए उन वैज्ञानिकों को याद कर लें जिसके बदौलत हम सेल के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ सके हैं। और वाकई सेल का खोज बड़ी रोचक रहा है दोस्तों। लंबे लंबे समय तक छोटी सी छोटी जानकारियां हासिल हुई जीव वैज्ञानिकों को, और निसंदेह अभी हमारे पास ढेर सारी जानकारियां हैं, लेकिन ये जो अभी वर्तमान जानकारियां हैं ये लंबे लंबे रिसर्च के दौरान मिला है दोस्तों। आइए देखते हैं। और हम ईस्वी लिख रहे हैं, वैज्ञानिक कार्य को किस ईस्वी में संपन्न किए। ईस्वी कुछ हेर फेर हो सकते हैं, तो जितने भी ईस्वी है ना, हम विकिपीडिया से उन ईस्वी को उठाए हैं और विकिपीडिया के अंग्रेजी संस्करण से उठाए हैं जहां अशुद्धि सबसे कम होती है। तो हो सकता है कि जो वर्ष बताएंगे उसमें आगे पीछे हो सकता है, तो वर्ष को लेकर टेंशन आप मत लीजिए। वर्ष हम इसलिए लिख रहे हैं कि ताकि आप अंदाज लगा सके कि आखिर साइंस का विकास कितनी धीमी गति से हुआ या वैज्ञानिक कितने लंबे समय दिए छोटी छोटी जानकारी को हासिल करने के लिए। आइए सबसे पहले 1590 पर आ जाइए, क्योंकि ये वो वर्ष है जहां सबसे बवंडर काम हुआ था, सबसे भयंकर काम हुआ था दोस्तों। 1590, अभी 2022 में चल रहा है, ठीक है। 1590 साइंस का क्षेत्र का एकदम क्रांतिकारी माना जाएगा। क्यों? तो ये वो वर्ष है दोस्तों जब खोज हुआ किसका? माइक्रोस्कोप का, सूक्ष्मदर्शी का खोज हुआ। अगर कोशिका का खोज हो इसके लिए जरूरी है पहले किसका खोज हो? क्या माइक्रोस्कोप के खोज के बिना कोशिका का खोज संभव है? वो तो आंखों से दिखता ही नहीं। तो कोशिकाओं का खोज तब तक संभव नहीं हो पाया जब तक किसका खोज ना हुआ हो? माइक्रोस्कोप का। और यह माइक्रोस्कोप का खोज कब हुआ? 1590 में। कौन किया? ठीक है, जेड जेनसेन ने दोस्तों। जेड जेनसेन और एच जेनसेन, ठीक है। जेड जेनसेन और एच जेनसेन दोनों भाई थे दोस्तों, और दोनों चश्मे के दुकान करते थे, ठीक है। और चश्मे के दुकान करते 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 इनके खुरापाती दिमागों ने किसको खोज निकाला? यानी माइक्रोस्कोप वही यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है जिससे छोटे से छोटे चीजों को देखा जा सकता है। तो यह बहुत ही क्रांतिकारी खोज था, क्योंकि इसी खोज ने कोशिका के खोज के मार्ग को क्या किया? प्रशस्त किया। इस खोज के बिना निसंदेह कोशिका का खोज करना संभव नहीं था। तो माइक्रोस्कोप ऐसे यंत्र है जिससे बड़े वस्तु को देखे जाते हैं या दूर के वस्तु को? छोटे वस्तु को देखे जाते हैं, ठीक है। छोटे वस्तु को देखे जाते हैं। दूर के वस्तु को देखने के लिए दूरबीन का इस्तेमाल होता है। किसका? दूरबीन का। पहली बार माइक्रोस्कोप का खोज किसने किया? बस यही सब बात पूछा जाता है प्रश्न में, वरना आप पूछने का टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि पूछेगा वही जो करवाएंगे क्लास में। आ जाइए 1590 के बाद 1665, बहुत लंबा वक्त निकल गया क्या? 1590 के बाद कुछ जानकारी 1665 में। 1665 में क्या हुआ? 1665 में खोज लिया गया किसको? सेल को। और यह खोज किसके द्वारा हुआ दोस्तों? रॉबर्ट हुक के द्वारा हुआ। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को खोज लिया। अब आप ये भी जानने का कोशिश करिएगा कैसे खोज लिया दोस्तों। जेड जेनसेन एच जेनसेन ने जो माइक्रोस्कोप बनाया उसको और ज्यादा संशोधन किया। कौन? और इन्होंने एक गुड क्वालिटी, अच्छे क्वालिटी वाला माइक्रोस्कोप बनाया जिसकी क्वालिटी मतलब जेनसेन से ज्यादा अच्छी थी। और इसके बाद उन्होंने दोस्तों एक कॉर्क लिया। क्या लिया? कॉर्क लिया। कॉर्क मतलब पेड़ की छाल लिया। क्या लिया? पेड़ की छाल। और इस कॉर्क को पतला से पतला जितना संभव हो उतना पतला कर दिया। जिस तरह केमिस्ट्री में रदरफोर्ड का प्रयोग याद है, सोना को लेकर पतला से पतला किया। एक रदरफोर्ड साहब थे जो केमिस्ट्री में सोना को पतला से पतला किए, एक रॉबर्ट हुक साहब है जो बायोलॉजी में भी पतला से पतला किए। लेकिन किसको? दोनों का खोज बवंडर खोज है। रदरफोर्ड का भी खोज ऐसा खोज है कि वहीं से शुरुआत होती है परमाणु संरचना की।
आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, नहीं पढ़े टेंशन नहीं लीजिए, पढ़िएगा। तो पेड़ के छाल लिए दोस्तों और उसको पतला से पतला काट दिए, किससे? तो चाकू से काटा होगा या डायरेक्ट कटे एक धारदार हथियार से काट दिया होगा। अब उस पेड़ के छाल को अपने द्वारा बनाए गए संशोधित माइक्रोस्कोप द्वारा जब देखा तो उसका पेड़ के छाल जो पतले से पतले क्या था वह माइक्रोस्कोप में एकदम दिखाई दिया। कैसे जानते हैं? मधुमक्खी के छत्ते के समान। मधुमक्खी के छत्ते देखे हैं कि नहीं देखे हैं? हाँ, आसपास समाजों में घूमा करिएगा तभी मधुमक्खी का छत्ता दिखेगा, ठीक है? नहीं तो मक्का को, भुट्टा को एकदम बड़का वाला पॉपकॉर्न कहा जाता है। क्या पॉपकॉर्न समझते हैं ना? तो भुट्टा का नाम आजकल नहीं है कि बड़का वाला पॉपकॉर्न, ठीक है? तो यह समाज से बिछड़ने का पर्याय कि आप ऐसे ऐसे वर्ड से। तो मधुमक्खी का छत्ता सब देखे होंगे, नहीं देखे होंगे आज ही रात यूट्यूब पर देख लीजिएगा, एक बहुत बेहतर माध्यम। सेम टू सेम वैसे दिखा। किसको किया? किससे दिखा? अपने द्वारा बनाए गए। अब वो जो मधुमक्खी के छत्ता में जो छोटे छोटे कमरे थे ना, उसी को रॉबर्ट हुक ने डिनोट किया। क्या? सेल। अब आप कहिएगा कि मधुमक्खी के छत्ते की तरफ देखे तो उस छोटे छोटे मधुमक्खी के छत्ते में देखिएगा छोटे छोटे कमरे बने रहते हैं। कमरा करना उचित नहीं रहेगा, खांचे बने रहते हैं और उन खांचों में मधुमक्खी प्रवेश करते निकलते हैं। उसी तरह दिखाई दिया और उसी इकाई को उन्होंने क्या कहा? तो सेल क्यों कहा और वर्ड उन्हें क्यों नहीं नजर आया कि सेल कहा दिया? तो दोस्तों इसके पीछे भी राज है। सेल जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता क्या? छोटा कमरा, छोटा कमरा। और इसी तरह उन्हें दिखाई दिया रॉबर्ट हुक को। तो इसके लिए उन्हें कौन शब्द नजर आया? सेल नजर आया। सेल एक लैटिन वर्ड है और लैटिन वर्ड में सेल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा। चूंकि इसी तरह रॉबर्ट हुक को दिखा तो उसने नाम लिख दिया। तो सेल का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। किससे किया? सेल का नामकरण भी किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। सेल का नामकरण भी किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। खोजा भी, नामकरण भी किया। सेल कैसा वर्ड है? ग्रीक या लैटिन? लैटिन वर्ड है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो 1590 में माइक्रोस्कोप का खोज किया जेड और एच जेंसेन ने। कोशिका का खोज किसने किया? कब किया? 1665 में। लेकिन कोशिका का जो खोज रॉबर्ट हुक ने किया था दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने क्या था? वो एक मृत कोशिका थी। वो क्या थी? उसके बाद आ जाइए 1683 पर। 1683 में पहली बार खोज हुई किसकी? जीवित कोशिका की। और इस जीवित कोशिका को खोजा कौन? ल्यूवेन हॉक ने खोजा दोस्तों। किसने खोजा? ल्यूवेन हॉक ने। अब आप कहिएगा मृत कोशिका या जीवित कोशिका में क्या अंतर है, या कैसे समझेंगे कि कोशिका जीवित है कि मर गया है कि नहीं? रॉबर्ट हुक का कोशिका कैसा था? पहली बार जीवित कोशिकाओं को कौन खोजा? कौन खोजा? ल्यूवेन हॉक ने। तो आखिर जीवित और मृत कोशिका में क्या अंतर है दोस्तों? तो ध्यान दीजिए, जो भी कोशिकाएं होते हैं ना उसके भीतर में एक तरल पदार्थ भरा रहता है। अब देखिए यहां पर हम कोशिका की आकृति गोल बना दिए हैं, तो इसका मतलब कोशिका गोले नहीं होता है, कुछ भी आकृति हो सकते हैं। गोल इसीलिए बना दिया कि बनाना आसान है। क्या? तो सभी कोशिकाओं के भीतर तरल पदार्थ रहते हैं। अब तरल समझते हैं ना, अंग्रेजी में लिक्विड, लिक्विड वाला पदार्थ रहते हैं जिसे कहते हैं क्या? जीव द्रव कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। यही प्रोटोप्लाज्म अगर कोशिका के भीतर है तो कोशिका जीवित है, प्रोटोप्लाज्म सूख गया, कोशिका मर गया। अर्थात एक मृत कोशिकाएं वे कोशिकाएं हैं जिनके भीतर के तरल पदार्थ अर्थात जीव द्रव क्या हो चुका हो? सूख चुका हो। एक जीवित कोशिकाएं में जीव द्रव पाए जाते हैं अर्थात कोशिका के भीतर तरल पदार्थ पाए जाते हैं। कोशिका के भीतर तरल पदार्थ पाए जाते हैं। तो आप मृत और जीवित कोशिका के अंतर को समझ गए ना? यानी कोशिका मृत होगा या जीवित डिपेंड करेगा किस पे? लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, मृत कोशिकाओं से बनी संरचना काफी मजबूत होते हैं। जीवित कोशिका से बनी संरचना क्या होते हैं? कमजोर। क्लियर है? मृत कोशिका क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। नाखून देख रहे हैं ना, मृत कोशिका से निर्मित है। और उसके बगल में मांसपेशी देख रहे हैं ना, जीवित कोशिका से निर्मित है। किससे ज्यादा घायल कर सकिएगा दोस्तों को? आए नाखून से। बड़ी एकदम है किया घायल किया। तो नाखून ज्यादा मजबूत है, कहने का तात्पर्य यह हुआ दोस्तों। तो मृत कोशिका से बनी संरचना क्या होती है? ज्यादा मजबूत होती है, ज्यादा मजबूत होती है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? अरे हल्ला मत करिए, बस 10 सेकंड वेट करिए। देख लिए? आइए दोस्तों, पहली बार जीवित कोशिका का खोज किसने किया? क्लियर हो गया? 3 चीज का खोज हो गया, माइक्रोस्कोप का खोज जेड जेंसेन और कोशिका का खोज रॉबर्ट, उनके द्वारा खोजा गया कोशिका। जीवित कोशिका पहली बार खोज ल्यूवेन हॉक। तो विकास बड़ी धीमी गति से हो रहा है, इसका अनुमान आप लगा रहे हैं कि लगा रहे हैं?
आप देख रहे हैं 1590 से जाकर कुछ हमें सूचनाएं मिला कब 1665, फिर 1600, हालांकि ल्यूबेन ने 1675 में ही खोज लिया था, लेकिन अपनी खोज की पुष्टि उन्होंने 1683 में आकर की थी। कहीं कहीं पर ल्यूबेन ने जीवित कोशिका का खोज किया 1675 में। एक मिनट चल रहा है, टीवी बंद हो गया है। अच्छा अच्छा बेहोश हो गया, उसको दीजिए ओआरएस गोल्ड पिलाइए ऑफिस में ले जाकर। चलिए बैठ जाइए, आज संभलिए ना, बैठिए बैठिए दोस्तों, ये तो क्लासरूम में, असली परीक्षा फील्ड पर होगा, ठीक है। हाँ, ये मत सोचिए क्लासरूम में भीड़ है तो कैसे होगा, भीड़ बहुत है, ये तो छोटी मोटी आपकी कोशिश है, असली रन तो परीक्षा निकालने के बाद होगा कि मैदान पर जंग कौन जीता है, ठीक है। तो दरोगा बनने के लिए सिर्फ पढ़ना से काम नहीं चलेगा, खाना पीना भी जबरदस्त तरीके से, ठीक है। इसीलिए खाने पीने पर विशेष ध्यान दीजिए। ये 2 रोटी 3 रोटी खाने वाला कहिएगा कि बहुत कुछ कर लेंगे, पाउडर फाँक के लास्ट में कुछ नहीं होगा। नहीं बहुत देखते हैं उसको खाने का आदत ही नहीं रहता है, गन के खाएगा 2 रोटी, अब 2 रोटी में शरीर कितना वर्क करेगा, लेकिन पढ़ने में तेज निकल गया, एग्जाम हो गया रिजल्ट, अब क्या करेगा, उसको खाने का आदत नहीं है, तब उसको सलाह देगा, भिन्न भिन्न टाइप का पाउडर मार्केट में बिक रहा है, प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन एक्स, उस लेने से कुछ होने वाला। इसीलिए दोस्तों शरीर पर भी विशेष ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि दरोगा बनने के लिए दिमाग तो शार्प होना चाहिए, शरीर उससे ज्यादा फुर्तीदार होनी चाहिए, और इसके लिए क्या है, खाना सही समय पर सही तरीके से खाना खाइए। कभी कभी रूटीन गड़बड़ा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मानव का स्वभाव है, ठीक है, लेकिन खानों में प्राथमिकता दीजिएगा रोटी और चावल का। ये जो निकाला एकदम उसका हम बात बता रहे, बहुत है कि हाउलिस खा लेंगे, च्यवनप्राश खा लेंगे, ठीक है, तो बहुत कुछ हो जाएगा, उससे कुछ होने वाला, सही तरीके से रोटी, सही तरीके से चावल, सही तरीके से दाल खाइए, ठीक है। च्यवनप्राश खाने से कुछ होता तो सब दादाजी लोग दौड़ते। 1590 में कुछ खोज हुआ, फिर 1600, फिर 1683 में, कितनी धीमी गति से खोज, आप देख रहे हैं ना, बहुत धीमी गति से। अब आ जाइए 1831 पर। 1831 पर एक बात और पता चला कि कोशिकाओं के भीतर एक गोलाकार संरचना मौजूद होती है, कोशिकाओं के भीतर एक गोलाकार, और इस बात का पता लगाया रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया। और रॉबर्ट ब्राउन ने जब यह पता लगाया कि प्रत्येक कोशिकाओं के बीच में एक गोलाकार संरचना है, तो उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, न्यूक्लियस रख दिया। तो न्यूक्लियस का खोज किसने किया, न्यूक्लियस नाम देने वाले भी कौन थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगा कि इतने दूर तक हम आ गए। 1665 में कोशिका का खोज हो गया, 1683 में कोशिका का, जीवित कोशिका का खोज हो गया, 1831 में न्यूक्लियस का। लेकिन इतने खोज होने के बावजूद, इतने खोज होने के बावजूद अभी तक किसी वैज्ञानिकों को यह पता नहीं चला है कि इसी कोशिका से सजीव निर्मित है। यानी रॉबर्ट हुक ने कोशिका का पता लगाया, उन्हें यह नहीं पता लगा था कि इन्हीं कोशिका से प्रत्येक सजीव का निर्माण हुआ। ल्यूबेन हुक ने जीवित कोशिका का पता लगाया, उन्हें भी यह पता नहीं चला कि इसी से प्रत्येक सजीव निर्मित है, प्रत्येक सजीव। रॉबर्ट ब्राउन को भी यह भनकने लगा, सजीव कोशिकाओं के बने होते हैं, प्रत्येक सजीव कोशिकाओं के बने होते हैं। इस बात की जानकारी तब हुई लोगों को जब क्या पेश हुआ दोस्तों, क्या पेश हुआ, सेल थ्योरी। और यह पेश हुआ 1838-39 में। दोस्तों सेल के खोज होने के बाद यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं हुआ था कि सजीव कोशिकाओं से बने हैं, सजीव कोशिकाओं से बने हैं। यह स्पष्ट तब हुआ जब क्या पेश हुआ, कब पेश हुआ। और दोस्तों 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर पेश किया, एक स्लाइडेन थे और दूसरा कौन थे, स्वान थे। दोस्तों कौन थे, स्लाइडेन और स्वान ने मिलकर पेश किया क्या, और सेल थ्योरी साइटोलॉजी का एक बहुत ही क्रांतिकारी टॉपिक है, क्योंकि यहीं पेश होने के बाद यह जानकारी स्पष्ट हो पाई कि प्रत्येक सजीव किससे बने हैं, सेल से बने, जो सेल के खोज होने के बाद नहीं चला था। और कोशिका में ढेर सारी बातें की गई थी, ढेर सारे, लेकिन जो सेल थ्योरी पेश हुआ स्लाइडेन और स्वान के द्वारा, उसमें कुछ बातें खास थी जिसको जान लेना जरूरी है। तो इस बात को समझे, क्या कोशिका के खोज होने के साथ ही यह पता चल गया था कि सजीव कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, नहीं। सभी सजीव कोशिकाओं के बने हुए हैं, यह बात कब पता लगा दोस्तों, क्या पेश होने के बाद। सेल थ्योरी किसने दिया, स्लाइडेन और स्वान ने दिया, स्लाइडेन और स्वान। अब सेल थ्योरी में बहुत सी बातें थी, इतनी बातें थी कि पूरा हम भी नहीं जानते हैं।
आइए दोस्तों, सेल थ्योरी पेश हो गई है। अब पता चल गया कि प्रत्येक सजीव किससे बने हैं। और इस सेल थ्योरी के अंतर्गत ढेर सारी बातें की गई, लेकिन कुछ प्रमुख है जिन्हें जान लेना बहुत जरूरी है। सेल थ्योरी में तो पहली बात यही स्पष्ट की गई कि प्रत्येक सजीव किससे बना है? कोशिका से बना है। या तो एक कोशिका से बना है या एक से अधिक कोशिकाओं से बना है। सेल थ्योरी में पहली बात यही स्पष्ट की गई कि प्रत्येक सजीव या तो एक अथवा एक से अधिक कोशिकाओं से बना हुआ है, और इसी के साथ ही यह राज खुल गया कि सजीव कोशिकाओं से बने हैं। दूसरी बात, सेल थ्योरी की दूसरी बात थी दोस्तों, सेल थ्योरी की दूसरी बात थी कि कोई भी सजीव हो, चाहे एक कोशिका से बना सजीव, चाहे एक से अधिक कोशिका से बना सजीव, कोई भी सजीव हो, उस सजीव की उत्पत्ति कितने कोशिका से हुई है? एक ही कोशिका से हुई है। चाहे वो एक कोश के हो, चाहे वो उत्पन्न होते हैं कितने कोशिका से? एक कोशिका से उत्पन्न होते हैं, एक ही कोशिका से। कोई भी सजीव एक कोश के या बहुकोश के, एक ही कोशिका से उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए मानव निर्माण की प्रक्रिया को ही आप समझिए। मानव बहुकोश के जंतु है, और मानव निर्माण की प्रक्रिया को समझिए। मानव निर्माण प्रक्रिया में दो गेमीट भाग लेते हैं, एक मेल गेमीट और दूसरा फीमेल गेमीट। मेल गेमीट को स्पर्म कहते हैं और फीमेल गेमीट को क्या कहते हैं? फिर ये दोनों फर्टिलाइज होते हैं, क्या बनाते हैं? जायगोट बनाते हैं। जायगोट मिलकर क्या बनाते हैं? भ्रूण बनाते हैं। इम्ब्रियो भ्रूण बनाते हैं। भ्रूण मिलकर गर्भ यानी कि फीटस बनता है। ठीक है, इसको कहते हैं गर्भ, और गर्भ मिलकर के क्या बनता है? शिशु बनता है, चाइल्ड बनता है। अब फिर इसका क्या होता है? जन्म होता है। एक मानव की निर्माण प्रक्रिया को आप देख रहे हैं। मानव की निर्माण प्रक्रिया में जो सबसे आरंभिक स्वरूप है वो क्या है? और जानते हैं, जायगोट एक कोश की संरचना है। इसके बाद भ्रूण पर आगे, इम्ब्रियो पर आगे, ये बहुकोश की है। फीटस यानी कि गर्भ बहुकोश की, शिशु तो खुद बहुकोश की। मानव का भी जो निर्माण हो रहा है, सबसे पहले कितनी कोशिका है? एक कोशिका है। इस तरह कोई भी, चाहे एक कोश के हो, बहुकोश के, उसका निर्माण प्रक्रिया पहले कितना कोशिका शुरू करते हैं? एक कोशिका शुरू करते हैं। तो सेल थ्योरी की पहली बात यही थी कि प्रत्येक सजीव किससे बना हुआ है? कोशिका से बना हुआ है, एक या एक से अधिक कोशिकाओं से। और कोई भी सजीव, उसको उत्पत्ति कितनी कोशिका से हुई है? तीसरा, क्या आप एक बहुकोशिकीय शरीर में देखते हैं कि कोशिकाएं मिलकर उत्तक मिलकर अंग। कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? उत्तक बनाती है। कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती है, इसका अर्थ यह नहीं है कि कोशिकाएं मिलेगा नहीं तो जिंदा नहीं रहेगा। कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती है। क्या अकेले कोशिका जिंदा नहीं रह सकता है? बिल्कुल रह सकता है। प्रत्येक कोशिका अपने आप में एक स्वाधीन इकाई है, मतलब अपने आप वह स्वतंत्र रह सकता है। और जब हम एक कोश के जीवों की बात की थी, एक कोश के सजीवों में कितनी कोशिका? वो जिंदा था कि नहीं? इसका मतलब एक कोशिका भी कार्य कर सकते, तब तो वो जिंदा था। तो कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती है, इसका अर्थ कतई नहीं है कि कोशिकाएं अकेला नहीं रह सकता। कोशिका अकेला रह सकता है, लेकिन फिर भी वह मिलकर के उत्तक बनाती है, जिससे किसी सजीव के शरीर का निर्माण संभव हो पाता है। बात को समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? चौथी बात, तीसरी बात समझ गए ना? प्रत्येक कोशिका क्या अपने आप में स्वतंत्र रह सकता है? बिल्कुल बिल्कुल रह सकता है। एक कोश के जीवों में रहता भी है, लेकिन कोशिकाएं मिलकर उत्तक बना ले रहा है। तो आप ये मत सोचिए कि उत्तक नहीं बनेगा तो कोशिका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अकेले कोशिका जीवित रह सकती है। चौथी बात ये कही थी। पहली बात समझ गए? पहली बात सेल थ्योरी का प्रमुख की सभी सजीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। दूसरी ताकि सजीव कोई भी उसका निर्माण प्रक्रिया एक ही कोशिका शुरू होता है। तीसरी बात है कि प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र रहता है, फिर भी वो मिलकर उत्तक बनाते हैं। चौथी बात था दोस्तों, चौथी बात था कि कोशिकाओं का निर्माण जिस भी प्रक्रिया से होता हो, कोशिकाओं का जिस भी प्रक्रियाओं से होता हो, उस प्रक्रिया में सबसे प्रमुख भूमिका कौन अदा करते हैं? न्यूक्लियस अदा करते हैं। कौन अदा करते हैं? केंद्रक अदा करते हैं, न्यूक्लियस अदा करते हैं। यानी सेल थ्योरी इस बात को क्लियर नहीं कर सका कि नए कोशिका का निर्माण कैसे होता है। सेल थ्योरी इस बात को क्लियर नहीं कर सका कि नए कोशिका का निर्माण कैसे होता है। सेल थ्योरी में इसको स्पष्ट किया गया कि नए कोशिका का निर्माण जिस भी प्रक्रिया से होता हो, उस प्रक्रिया में मुख्य योगदान किसका रहता है? यानी सेल थ्योरी बहुत कुछ क्लियर किया, लेकिन नए कोशिका का निर्माण कैसे होता है इस बात को क्लियर कर पाया। तो दोस्तों, कोशिका के खोज जो हुआ था 1665 में, उस समय पता नहीं लगा था कि इसी से सभी सजीव बने हैं। सजीवों का निर्माण कोशिका से हुआ है, यह तब पता चला जब स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका थ्योरी पेश की। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? फिर आगे चलकर
1839 में ही पुरकिंजे ने कोशिका के भीतर जो तरल पदार्थ है उसको खोजा और पुरकिंजे ने उसका नाम प्रोटोप्लाज्म रखा। और ध्यान रखिएगा कई बुक में कुछ कुछ दिया रहता है, प्रोटोप्लाज्म की खोज सबसे पहले पुरकिंजे ने किया था। पुरकिंजे, और पुरकिंजे प्रोटोप्लाज्म नाम भी दिए। पुरकिंजे के बाद 1845 में 46 है जो 1845-46, उसके बाद पुरकिंजे के बाद वॉन मोल ने जीव द्रव का खोज फिर से एक नए ढंग से की। लेकिन जीव द्रव यानी कोशिकाओं के भीतर के तरल पदार्थ का सर्वप्रथम खोज किसने किया? फिर आगे चलकर यह पता लगा लिया गया कि नए कोशिका का निर्माण कैसे होता है। नए कोशिका का निर्माण कैसे होता है इस बात से पर्दा उठाया रुडोल्फ बिर्चो ने 1855। बिर्चो महोदय यानी कि रुडोल्फ बिर्चो ने यह पता लगा लिया कि नए कोशिका का निर्माण पुराने कोशिका से ही होता है। अब पुराने कोशिका से नए कोशिका का निर्माण होना कोशिका विभाजन कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल डिवीजन कहलाता है। यानी सेल का खोज रॉबर्ट हुक ने लगाया, सजीव सेल से बने इसका पता सेल थ्योरी आने के बाद लगा। नए कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद पुराने कोशिकाओं के द्वारा ही होता है, इसकी जानकारी सबसे पहले रुडोल्फ बिर्चो ने 1855 में लगाया। क्लियर हो गया? और पुराने कोशिका से नए कोशिका का निर्माण होना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन कहलाता है। सेल डिवीजन नए कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया है। यह जानकारी सबसे पहले रुडोल्फ बिर्चो। जब इतना कुछ खोज हो गया ना तब मांग उठने लगा कि यह क्लियर किया जाए कि सेल है कैसा। जब इतना चीज खोज हो गया तो यह मांग उठने लगी कि यह अब क्लियर करे जीव वैज्ञानिक की कोशिका है। अब क्या क्या है, कितना चीज खोजेगा, एक बार क्लियर कीजिए कि कोशिका में क्या क्या है। यह मांग उठने लगी साइंस के क्षेत्र में। और कोशिका की पूरी संरचना बताने वाला जो पहला थ्योरी आया वो था प्रोटोप्लाज्म थ्योरी। प्रोटोप्लाज्म थ्योरी किसने दिया है? देखिए नोट में, मैक्स सुल्ज ने। एक कोशिका की पूरी संरचना कैसी है इसके संबंध में जो थ्योरी सबसे पहले पेश हुई वो था मैक्स सुल्ज का प्रोटोप्लाज्म थ्योरी। वो क्या था? मैक्स सुल्ज का प्रोटोप्लाज्म थ्योरी। लेकिन यह थ्योरी का हाल वही हुआ जो हाल केमिस्ट्री में जॉन डाल्टन का हुआ। जॉन डाल्टन का थ्योरी पढ़े हैं? परमाणु का पहला थ्योरी कौन दिया था? आप पढ़े होंगे, देखे होंगे। जॉन डाल्टन को पूरा पढ़ लेते हैं, लास्ट में पढ़ते हैं अब यह थ्योरी गलत हो गया है। बड़ी आश्चर्यजनक बात है, पूरा थ्योरी पढ़ के पता लगता है, फिर सवाल उठता पढ़ते क्यों है गलत है। तो पहला सिद्धांत पढ़ना जरूरी होता है। सेल की पूरी संरचना बताने वाला पहला थ्योरी मैक्स सुल्ज का प्रोटोप्लाज्म थ्योरी था। उसके बाद तो जानते हैं, सुधार करिएगा, 1831 की जगह 1931 लिखिएगा। 1831 की जगह जो क्रांतिकारी खोज 1590 में हुआ था ना उससे बड़ा क्रांतिकारी खोज कब हुआ? 1931 में। यानी 1590 वाला क्रांतिकारी खोज पर स्क्वायर नहीं क्यूब लगा दीजिए, तब ये वाला क्रांतिकारी खोज बराबर हो जाएगा उसका। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज का खोज हुई 1931 में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। किसने किया? एम नॉल और ई रस्का, इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज कर लिया। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ यह बताने का जरूरत ही नहीं रहा कि सेल कैसा है, क्योंकि सेल जैसा भी है इस माइक्रोस्कोप से स्पष्ट दिखने लगा। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज होने से कोशिका के संरचना, कोशिका के कार्य और कोशिका के क्षेत्र में काफी तीव्र गति से वृद्धि हुआ दोस्तों। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज होने के बाद यह पता लगाने का कोई जरूरत ही नहीं रहेगा सेल कैसा है, जैसा भी है स्पष्ट दिखता था दोस्तों। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आखिर सेल कैसे दिखता है, आइए इसकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में हम करते हैं। ओके दोस्तों, ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं, चलिए ऑनलाइन वाले दोस्तों अब आप लोग बताइए क्या प्रॉब्लम है। पप्पू कुमार का क्लास नहीं चल रहा, पप्पू कुमार यहां तो चल रहा है क्लास। नोट नहीं मिला मुझे, नोट मिल जाएगा, पीडीएफ भी डाला हुआ है, निकलवा लीजिएगा। चलिए, कमेंट तो इतना तेजी से आ रहा है। अरे कमेंट रुकता नहीं है, उसको देखो सॉफ्टवेयर में कहीं सुधार करेगा।
चलिए दोस्तों, अगले क्लास में नोट को पढ़ कर आइएगा और ज्यादा समझिएगा, ठीक है। हाँ।